नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जैसा कि नेट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी होम साइंस की डेट नहीं आई है, तो बहुत ही कम टाइम बचा अब की बार में आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, इन्हीं पे डिस्कस किया जाए। तो ये आपके चांसेस हैं ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होने के लिए किसी न किसी रूप में। तो आपसे सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो भी टाइम हमारे पास हो वो आपको मैं क्वेश्चंस के रूप में दूँ, जो आपके लिए तैयारी हो सके। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। देखिए यहाँ पर शब्द चिपकाने शब्द से एक आप कन्फ्यूज आएंगे, तो इसके लिए क्या है, इसकी अंग्रेजी भी लिखी हुई रहती है। यहाँ पे चिपकाने का मतलब होता है कि दूध को सुरक्षित रखने के लिए, दूध को पेस्चुराइज्ड करने के लिए, दूध को संरक्षित करने के लिए ये शब्द यूज किया गया है कि दूध को चिपकाने के लिए। तो ठीक है, तो मिल्क का पेस्चुराइजेशन करने के लिए, जिससे हमारा जो दूध है, मिल्क है, वो खराब ना होने पाए, फटने ना पाए, इसीलिए इसमें से कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे रखने से हमारा दूध जो होता है पेस्चुराइज्ड हो जाता है, और जिससे उसमें जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। बताइए, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक। देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब होता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पे कितने समय तक पकेगा, यानी टेम्परेचर आपका इतना रहेगा, और इसके बाद ये 15 मिनट तक इसी टेम्परेचर पे पकेगा। ये आपका दूसरा है 72 डिग्री सेल्सियस पर कितने देर तक, 15 सेकंड तक। ठीक है, तीसरा है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक। तो ये है आपका कि जो समय है आपका कितना है, तापमान कितना होना चाहिए, ये है 72 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको तापमान पे भोजन बॉयल करते हैं, और उसको उसके बाद धीमा करके इसके कितने देर तक, यहाँ पर लगभग 15 सेकेंड तक। ठीक है, यानी टेम्परेचर इसका कितना है, 72 डिग्री सेल्सियस है, कितना देर तक, 15 से 20 सेकंड तक। 15 से 20 सेकंड तक उसको उसी टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं, जिससे हमारा जो दूध होता है वो दूध आसानी से पक जाता है और संरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा कि ये आपका, इसमें से इसका थोड़ा हम डिटेल करते हैं। एक आता है इसमें 62 डिग्री सेल्सियस पर। तो 62 डिग्री सेल्सियस पर कितने देर तक रखते हैं, 30 मिनट तक रखते हैं, और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जाएगा, यही 72 डिग्री सेल्सियस को 15 से 20 सेकंड तक रखते हैं। इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। कितना टेम्परेचर हाई और कितना टाइम है, शॉर्ट टाइम है, कितना सेकंड के लिए, 15 से 20 सेकंड। इसी को फुल फॉर्म कभी कभी आता है HTST का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या शॉर्ट टाइम है, 72 डिग्री सेल्सियस, लगभग 71.6 या 7 डिग्री 7 पॉइंट था, तो इसी को 72 माना गया। कहीं कहीं यहाँ पे 71.6 मानेंगे, 7 मानेंगे, तो वहां पे इसको इसलिए 72 माना गया है। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड तक रखते हैं, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, एक इसी में आता है UHST। UHST का फुल फॉर्म, यू से अल्ट्रा हो जाएगा और सारी चीजें सेम है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी टेम्परेचर कितना है जो है इसका और भी ज्यादा, यानी इससे जो 72 डिग्री सेल्सियस है इससे भी ज्यादा टेम्परेचर क्या है, 72 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं। यानी देखिए यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस था, जब यहाँ पे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आ जाएगा तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 93 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 93 डिग्री सेल्सियस पर कितने सेकंड तक, 3 से 4 सेकंड तक रखते हैं। कितना, 93 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 सेकंड तक रखते हैं, या 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड रखते हैं। देखिए कितना अंतर है, 93 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 सेकंड रखते हैं, जब 149 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो 1 सेकंड तक रखते हैं। इसी को बोलते हैं UHST, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम।
ठीक है, ये याद रख लेना। और ये दोनों चीजों को कि UHT-ST क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अल्ट्रा अगर शब्द आ जाए, इसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस को 3 से 4 सेकंड तक, और 149 आ जाए तो 1 सेकंड के लिए इस टेम्परेचर पर रखते हैं। इससे क्या होता है, क्या नहीं, हम जो पेस्चुराइजेशन की क्रिया करते हैं दूध को संरक्षित रखने के लिए, इससे क्या फायदा है, क्या चीज काम करता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो जो पाश्चुरीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह है जीवाणुओं एवं कीटाणुओं का नाश करता है। जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणु जो भी दूध में पाए जाते हैं, इसका नाश करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो भी एंजाइम, यदि उसमें कोई पोर जीवाणु विषाणु का रह जाता है तो ये पनपने नहीं देता है, ये पेस्चुराइजेशन से निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है, ये निष्क्रिय कर देता है। इसके साथ साथ जो उसमें एंजाइम पाए जाते हैं उनको एक्टिव नहीं होने देता है, बल्कि उनको डीएक्टिव कर देता है, यानी अक्रियाशील कर देता है। ये अपना बढ़ने नहीं पाते हैं, यानी दूध को खराब होने से बच जाता है पाश्चुरीकरण की क्रिया से। तो नष्ट होने से बचाता है, निष्क्रिय कर देता है, जिसमें बीजाणु जीवाणु रहते हैं या उनको जो एंजाइम पाए जाते हैं उनको अक्रियाशील बनाने का 3 उद्देश्य होता है पाश्चुरीकरण से। तो ये आपका देखिए, मैंने इसमें पूरा पूरा आपको बता दिया पाश्चुरीकरण होता क्या है, कितना टेम्परेचर है, UHT-ST क्या है, UHST क्या है, मैंने यहाँ पर डिटेल किया। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है आपका। देखिए, PCPNDT क्या होता है। PCPNDT अधिनियम किसे रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। PCPNDT अधिनियम किसे रोकने के लिए अधिनियमित इनको लाया गया था, कानून लाया गया था। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहले देखना है, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप बताइए कि चाइल्ड लेबर है, कि डोमेस्टिक वायलेंस है, कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन है, कि डाउरी सिस्टम है। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका जो ऑप्शन है ये आपका सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन है। यानी क्या है, महिलाओं के यदि जो फीमेल होती हैं, यदि उनको पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, तो उनको क्या कर देते हैं, उनको घर में ही मार दिया जाता है, उनका अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए PCPNDT आया था, PCPNDT आया था। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आता है, तो याद रखना, P से प्री, C से कॉन्सेप्शन, और P से प्रीनेटल, एंड D से डायग्नोस्टिक, और T से टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे A एंड है, यानी प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। फिर से देख लेते हैं, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे का डायग्नोस करना, उसकी पहचान करना कि वो लड़का है या लड़की है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, PCPNDT जो है एक्ट आया था, जिसमें जो है ये कब आया, 1994 में आया, 1994 में ये आया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, अब देखिए, मैं क्वेश्चन आपका केवल ये पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल कर रही हूँ, ये इससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हो तो वो भी आप सॉल्व कर ले जाइए। टाइम तो लगता है, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। यहाँ पर क्वेश्चन पे मत जाइए कि मैंने केवल 3 ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बराबर हैं, तो इनको आप हल्के मत लीजिए। यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, ना कि क्वांटिटी दी जाती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वालिटी आपकी मिलेगी ज़रूर, और वो चाहे आपको एक बोर्ड पे मिले, चाहे वो आपको डिजिटल बोर्ड पे मिले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को चूज करते हो। तो चलते हैं, यहाँ पे हमारा है कि उद्देश्य क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फिटिसाइड को रोकना, घर में पल रहे बच्चों को मारने से रोकना, और इसमें जो लंबा अंतराल हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में, कहीं कहीं 1000 पे 700 लड़कियां हैं, 1000 पे 600 तक आ गई हैं, 800 तक आ गई हैं, तो इसको क्या है, इसको रोकना, जिससे मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बना रहे, 1000 पे 1000 हो, ऐसा ना हो इतना कम ज़्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियों की संख्या लगातार घटने से बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि सृष्टि के जो है रचयिता हमारी महिलाएं ही होती हैं। यदि महिलाएं ही नहीं होंगी तो जीवन सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये हमें मानना होगा, जानना होगा। तो इसीलिए ये आया PCPNDT। तो इसका फुल फॉर्म याद करना, कब आया, 1994 में आया, किस लिए, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन को रोकने के लिए। ये इसके लिए अधिनियमित किया गया था। उद्देश्य मैंने बताया,
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, सेक्स रेशियो के अंतराल को कम करने के लिए, यानी ये जो अंतराल है, लंबा अंतराल है लड़का और लड़की के बीच में, इसको कम करने की कोशिश करना। इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट आया है, चाइल्ड लेबर क्या होता है। तो चाइल्ड लेबर जो है 23 दिसंबर 1986 में एक्ट आया था कि जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लड़के होते हैं, इनको क्या होता है, कम पैसे में इनको रख लेते हैं, दुकानों पे रख लेते हैं, अन्य भट्टों पे रख लेते हैं, अन्य फैक्ट्रियों में रख लेते हैं, इनसे काम करा जाता है, जबकि पूरी बॉडी इनकी डेवलप ही नहीं होती है। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, गर्त की तरफ चले जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से वो हरासमेंट उनके साथ किया जाता है, जिससे वो जो है एकदम क्या है, विकास की धारा से अलग हो जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर आया। कब? 23 दिसंबर 1986 को आया कि जो बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदार हैं, आपको दंड इसको मिलेगा। और देखिए जो है अभी जो है कल्याण सत्यार्थी जिस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है इसी से, कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम को रोकना, उन्होंने एक आंदोलन चलाया है, उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये सब हमें भी अपने अगल बगल ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसको हमें सूचित करना चाहिए। अब देखिए अभी क्या है, 86वां संशोधन क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब हो सकता है इसमें से कोई और पॉइंट पूछ ले, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पर डिटेल कर रही हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर कब आया? ये आपका 23 दिसंबर 1986 या चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए आया। और इसके साथ साथ 86वां संशोधन आया, ये 2002 में आया। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? ये बच्चों यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जाए। ये कब आया? 86वें संशोधन में आया। किस सन में आया? 2002 में आया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए ये किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा आता है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या होता है? घरेलू हिंसा, यानी जो महिलाएं होती हैं उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनको मेंटली फिजिकली उनको हरासमेंट झेलना पड़ता है परिवार से, समाज से। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए यानी ये आपका घरेलू हिंसा आया 2005 में। यानी ये महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, परिवार में कलह उनके बीच में हो जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? यानी ये आपकी घरेलू हिंसा, यानी इसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित आप कर रहे हैं तो आप दंड के भागीदार हैं। आप 10-90 पे शिकायत कर सकती हैं, पुलिस से कांटेक्ट कर सकती हैं, इससे वो बच सकती हैं। तो ये है आपका 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डाउरी सिस्टम, यानी दहेज रोकना, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इसलिए ये हमारे जबकि समाज में बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है। जब तक हमारे उच्च वर्ग लोग इस पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि वही है, यदि आप वो दहेज को नहीं लेंगे तो वो जो है धीरे धीरे अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग इसको नकल करते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जो दहेज को हम हटा सकते हैं अपने समाज से। तो दहेज अधिनियम कब आया? 1961 में आया। कब आया? 1961 में, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में आया। तो ये बातें आप याद रखना, दहेज देना और दहेज लेना दोनों पाप है। और यदि आप करते हैं तो 7 साल का उम्र सजा भी है, 7 साल जेल की सजा है, 10,000 तक जुर्माना है यदि आप डाउरी में पकड़े जाते हैं तो ये चीज़ें मैंने पॉइंट यहाँ पे दोनों डिटेल किया। अब यहाँ पे हम आते हैं वेरिएबल्स और कैरेक्टरिस्टिक, जो रिसर्च से संबंधित टॉपिक है। देखिए वेरिएबल्स होते क्या हैं, इसको हिंदी में हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में हम चर कहते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो चर होता है, चर को किसे कहते हैं? देखिए चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है जो रिसर्चर होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है, जो खोज कर रहा होता है, प्रयोग कर रहा होता है, इसका उपयोग करता है। इसके बिना रिसर्च को वो कर नहीं सकता है। जिसका उपयोग करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है, जब तक वो चर नहीं लेगा
तब तक उसकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकती है। तो मैनिपुलेट का मतलब जिसको रिसर्चर अपने उद्देश्य के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका चुनाव करता है, इसी को ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स मैनिपुलेट यानी रिसर्चर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित किया जाता है कि हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कैसे इसको अपने कंट्रोल करके इस पे हम शोध कर सकते हैं। ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करता है, और वेरिएबल से बाय एक्सपेरिमेंटल यानी जो खोज करता होता है उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, चर को कंट्रोल किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है। अब देखो ऑब्जर्व किसे कहते हैं? ऑब्जर्व का मतलब होता है जैसे दो चर होते हैं, अभी मैं आगे यहाँ पर चर्चा करूंगी। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है हमारे रिसर्च प्लेलिस्ट में, आप जा करके इनको देख सकते हैं। वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल किया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपके हैं कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं जो है निर्भर होना, आश्रित होना, और इंडिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। तो देखिए स्वतंत्र चर जो होता है, ये जो रिसर्चर होता है वो मैनिपुलेट करता है, चूज करता है, सेलेक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें आवश्यकता क्या, जैसे कि कैंसर होता कैसे? ठीक है, अब आपने वहाँ पे लिखा कि जो कैंसर होता है धूम्रपान करने से फेफड़े का कैंसर होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दी कि धूम्रपान करने से फेफड़े का कैंसर होता है, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है। तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब तंबाकू क्या है? चर है। तंबाकू क्या है? चर है। और कैंसर होता है, कैंसर भी क्या है? चर है। चर मतलब वेरिएबल्स जो हम रिसर्च में जिनका हम उपयोग करते हैं उन्हें ही वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र क्या है? तंबाकू। तंबाकू का आपने रिसर्चर क्या हुआ, उसको सेलेक्ट किया, तंबाकू सेलेक्ट किया, सिगरेट सेलेक्ट किया, धूम्रपान सेलेक्ट किया, या भोजन को मैंने कहा अच्छा भोजन खाने से, संतुलित भोजन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा भोजन या संतुलित भोजन क्या है? ये स्वतंत्र चर है। इससे क्या होगा? हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो शरीर क्या हुआ? आप आश्रित चर हुआ, यानी अच्छा भोजन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये दो चीजें होती हैं। एक जो होता है जो रिसर्चर जिसका उपयोग करता है, जिसका उपयोग करके और उसका उसका आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इसको देखने का काम करता है, इसी को हम चर कहते हैं। तो चर मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप जानते रहिए स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जो रिसर्चर जिसका मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, उपयोग करता है, चूज करता है अपने रिसर्च के अनुसार। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने भी आपको बताया जिस पर रिसर्चर प्रभाव देखता है, जिस पर रिसर्चर प्रभाव देखते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं यदि क्वेश्चन आपके आता है तो आप उसको आंसर सही करेंगे। यदि जैसी अच्छी शिक्षा, जैसे आपको एग्जांपल दें, यदि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए बच्चों को तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है? स्वतंत्र है। उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, आश्रित चर, यानी उस पर प्रभाव पड़ा है। तो जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या है? आश्रित। आश्रित का मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, तो दो चीजें मैंने यहाँ पर बताया। अब देखिए यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होते हैं? तो ये ध्यान पूर्वक नियंत्रित एवं मैनिपुलेट करके चरों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो मिलान है ये कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड है। क्या है ये कंट्रोल होता है। किसकी कंट्रोल में होता है? रिसर्चर की कंट्रोल में। इसको कंट्रोल करता है, इनका मैनिपुलेट मतलब चूज करता है, चेंज कर सकता है इसको। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे जो लैब में काम होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने अनुसार चीज़ों को डालते हैं कि इतनी मात्रा इसकी डालना है, इतनी मात्रा पे करके इसको देखना है, इतनी मात्रा करके इसको देखना है। तो क्या है? ये कंट्रोल में है। ठीक है, और मैनिपुलेट मतलब वो उसका अपने अनुसार उनको चूज कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल्ड होता है और मैनिपुलेट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स में। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल होता है जो एक एग्जैक्टनेस, फाइननेस रिजल्ट देता है। फाइननेस होता है, जैसे इसमें है कि एग्जैक्टनेस या फाइननेस की बात करता है। इट इज मेजर्ड, यानी इसको आप आसानी से मापन कर सकते हैं। एनी आर्बिट्री डिग्री ऑफ फाइननेस, किसी भी आर्बिट्री पर आप इसको एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं, फाइननेस की जन पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं?
कंटीन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एज, एज आपकी कितनी है, एग्जैक्ट है आपकी, कितना आपका वेट है, एग्जैक्ट है, कितना आपकी हाइट है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में आप उसको निकाल सकते हैं। आपकी बुद्धि का लेवल क्या है, बुद्धि का, ये भी आप एग्जैक्टनेस, एजुकेशन आपकी लेवल क्या है, ये भी आप टेस्ट से जान सकते हैं। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं ये एग्जैक्टनेस को खोज करता है, एग्जैक्टनेस निकालने का पता लगाता है। कौन? ये हमारा कंटिन्यूअस, जिसके अंतर्गत एज, हाइट, वेट, इंटेलिजेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, इनका हम पता लगाते हैं। इसे ही कंटिन्यूअस क्या है, वेरिएबल्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप पीएचडी का एग्जाम भी देते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने बताया कंटिन्यूअस बता दिया, एक्सपेरिमेंटल बता दिया, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और इसका डिटेल मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब कंटिन्यूअस में देखिए मैंने लिखा हाइट, वेट, एज, शिक्षा का स्तर क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, इसे आपको बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने कहा ऑब्जर्वेबल होता है, यानी इसको हम निरीक्षण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कैंसर का, कि धूम्रपान क्या है, धूम्रपान करने से कैंसर होता है। धूम्रपान एक क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट चर है, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर ऑफ, यानी ये व्यवहार को देखता है किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, यानी जो आश्रित चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आश्रित चर होता है। ये जिसका जो चीज ये इस पे हम देखना चाहते हैं डिपेंडेंट पे, उसी तरीके से हम स्वतंत्र चर को देखते हैं और उसका प्रभाव आश्रित चर पर हम देखते हैं। तो डिपेंडेंट, आश्रित चर, स्वतंत्र चर कौन होता है, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र चर को रिसर्चर अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बदल सकता है उसके अनुसार, लेकिन आश्रित चर में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी उसमें से हम चीजों को चूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम कोई फेरबदल ऑप्शनल चर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट मैंने आपको बताया, 3 ही क्वेश्चन लिया, देखिए 3 में आपकी काफी चीजें कवर हो गई हैं। तो आप क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे मत जाइए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा इस तरीके से जो ये मैंने शुरू कर रही हूँ ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं, जरूर कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।